वेलकम बैक टू द ब्यूटीफुल चैनल आरबीसी लर्निंग। मैं हूँ आपकी सोशल स्टडीज एजुकेटर आंचल दुआ जी। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्लास 10 इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 दैट इज सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अभी हम लोगों ने पिछली वीडियो में करा था कि कौन से 3 सेक्टर्स होते हैं, है ना, और उसका मतलब समझा था बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में। प्राइमरी सेक्टर जो कि बाकी सेक्टर्स के लिए एक बेस फॉर्म करता है, जिसमें हम सारे के सारे प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके करते हैं। दूसरा सेक्टर था सर्विस सेक्टर, जिसमें प्रोडक्शन होती है और जिसमें हम रॉ मटेरियल को पूरी तरह से प्रोसेस करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। तीसरा सेक्टर हमने पढ़ा था टर्शरी सेक्टर, जिसमें कोई प्रोडक्शन नहीं होती लेकिन सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है। और उसके अलावा हमने पढ़ा था कि टर्शरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर आर हाईली इंटरडिपेंडेंट। वो चिंटू के एग्जाम्पल से, है ना। अब देखो एक सिंपल सी चीज़ है, कोई भी काम अगर करना है तो वो एक दूसरे की सेक्टर्स की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। वो लाइन आपने सुनी है ना, सबका साथ सबका विकास। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर पे बहुत अच्छे तरीके से सूट करती है, क्योंकि ये तीनों सेक्टर्स इंटरडिपेंडेंट होते हैं। एक सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए दूसरे सेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। अभी फिलहाल बात करते हैं कि हम तीनों सेक्टर्स को कंपेयर कैसे करते हैं। आपको एक बात बताती हूँ, देखो हर एक सेक्टर के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स की ना फॉर्मेशन होती है, या फिर बहुत सारी प्रोडक्ट्स और बहुत सारी सर्विसेज को क्रिएट करा जाता है। तो क्या आप नंबर ऑफ सर्विसेज और नंबर ऑफ गुड्स देखने बैठोगे कि 1 2 3 4 कितनी चीज़ें गिन लोगे? सर्विसेज को कैसे काउंट करोगे? मतलब अगर कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई कॉबलर है, कोई वॉशरमैन है, कोई लॉयर है, वो कितनी सर्विस दे रहा है, इसको कैसे काउंट करोगे? काउंट ही नहीं कर सकते। सर्विस कैसे काउंट होती है? सर्विस तो इंटेंजिबल होती है, वो दिखती थोड़ी है। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि दिख, मतलब पढ़ाना दिख रहा है मेरा, लेकिन एक्चुअल में आप काउंट कैसे करोगे? हम काउंट करते हैं उस चीज़ को नहीं, बल्कि उस चीज़ की टोटल वैल्यू को। क्या मतलब है, पहले सुनो ध्यान से। इकोनॉमिस्ट का कहना है कि जितनी भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, उनकी टोटल वैल्यू को आप लोग ले तो अच्छा रहेगा, rather than adding up the actual numbers। तो नंबर्स को नहीं काउंट करना, उनकी वैल्यूज़ को काउंट करना है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में 10,000 kgs का वीट प्रोड्यूस हुआ है और उसको हम लोगों ने 8 रुपये पर kg पर बेचा है। तो जो भी वीट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 10,000, 10,000 kg है ना हमारे पास में, और उसको हमें 8 रुपये पर kg पर बेचना है, तो इसकी वीट की टोटल वैल्यू क्या होगी? 80,000 रुपीज़। सिंपल सी चीज़ है। तो इसका मतलब ये है कि हमने उसकी फाइनल वैल्यू को लिया, हमने उसका नंबर नहीं लिया। सिमिलरली हमारे पास में अगर टोटल कितने कोकोनट्स हैं, 50,000 कोकोनट्स हैं और 10 रुपये का एक मिलता है, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई जी? क्या मैंने मैथ्स ठीक करी है? यस, मैंने ठीक करी है। तो 5 लाख हमारे पास में टोटल वैल्यू हो गई। तो हम इसी तरीके से हर एक सेक्टर में प्रोड्यूस करे हुए गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को लेते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ जी। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर हम कभी भी वैल्यू को काउंट कर रहे हैं तो ध्यान में रखना कि सिर्फ फाइनल वैल्यू को काउंट करना है। अब फाइनल वैल्यू का मतलब क्या हुआ? क्या कह रहे हो मैम? देखो जी, हमारे पास में ना 2 तरीके के गुड्स होते हैं। एक हमारे पास में होता है इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, और दूसरा हमारे पास में होता है फाइनल गुड। ठीक है, देखो 2 चीजें लेते हैं। इंटरमीडिएट गुड का मतलब क्या हुआ? वो सारे के सारे गुड्स विच हेल्प इन मेकिंग द फाइनल गुड। कुछ लोग इसको रॉ मटेरियल भी कहते हैं। रॉ मटेरियल
ठीक है जी, बात समझ में आ गई। और फाइनल गुड का मतलब हो गया विच इज डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर। डायरेक्टली कंज्यूम बाय द कंज्यूमर यानी कि ये कंज्यूमर तक पहुंचता है, लेकिन इंटरमीडिएट गुड भी कंज्यूमर तक पहुंचता है लेकिन इनडायरेक्टली पहुंचता है। क्या बताओ मतलब हुआ इसका, ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल मेरी ना एक कज़न है, उसको ना मोमोज खाना बड़ा पसंद है और पता है पनीर वाले मोमोज बड़े पसंद है उसको खाने। तो एक दिन वो घर पे मोमोज लेकर आई तो कह रही दीदी मोमोज खा लो। मैंने कहा ये मोमोज थोड़ी है, मोमोज के रूप में मैदा है, मैदा। तो इसका मतलब जिस चीज़ से मोमोज बने हैं वो चीज़ खा रही है ना वो। अब मोमोज बनने में क्या क्या लगा होगा, ऑफ कोर्स वाइट फ्लावर लगा होगा, मैदा लगा होगा, पानी लगा होगा, पनीर वाले हैं तो पनीर लगा होगा और थोड़े बहुत वेजीज लगे होंगे, स्पाइसेस लगे होंगे, ऑयल लगा होगा और ये सारी चीज़ें मिला के तो मोमोज बना। तो फाइनल प्रोडक्ट इज मोमोज। लेकिन हमारे पास में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, वो सारी चीज़ें जो मोमोज बनने में लगी हैं। तो खा तो कंज्यूमर मोमोज रहा है, लेकिन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, जो इनडायरेक्टली वो खा रहा है, यानी कि इनडायरेक्टली वो क्या खा रही थी, मैदा, ऑयल और पनीर और बाकी सारी चीज़ें जो बनने में लगी है ना। वैसे सुनने में अब अजीब लग रहा है लेकिन मोमोज खाने ज़रूर है। खैर आगे बात बढ़ते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें देखते हैं जब हम लोग कभी भी वैल्यूज़ को निकालते हैं तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स की वैल्यू को नहीं लेते हैं, फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू को लेते हैं। क्यों? क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू में ऑलरेडी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्लूडेड होती है जी, इंक्लूडेड होती है। जैसे एक आपकी बुक का ये एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक फार्मर है, उन्होंने ना वीट को प्रोड्यूस करा और उन्होंने जब वीट को प्रोड्यूस करा, हाँ, तो उन्होंने जब वीट को प्रोड्यूस करा तो उन्होंने 8 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से उस वीट को बेच दिया। अब उसके बाद में एक दूसरी मिल के पास में जाके ये वीट चेंज होके आटे में बदल जाता है, तो ये आटे की अब वैल्यू हो गई ₹10 पर केजी। देख रहे हो, रहा तो वो वीट ही ना, उसके बाद में वो आटे में बदल गया। फिर यही आटा जाता है एक बिस्किट मेकिंग फैक्ट्री के पास में और वो इस आटे से बना देती है बिस्किट, वो बना देती है बिस्किट और फिर उसके बाद में एक बिस्किट का पैकेट बेच देती है ₹15 पर पैकेट। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंड प्रोडक्ट क्या था हमारा, बिस्किट। कंज्यूमर किसके लिए पे कर रहा है, बिस्किट के लिए, बिस्कुट के लिए। कंज्यूमर किसके लिए पे कर रहा है, बिस्किट के लिए। अब बिस्किट के लिए अगर वो पे कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट, दैट इज द एंड प्रोडक्ट। और इसका मतलब बिस्किट की वैल्यू में उस आटे की वैल्यू भी इंक्लूडेड है और वो वीट की वैल्यू भी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट। और आपको पता है, और आपको पता है इन सारी चीज़ों की जो फाइनल वैल्यू आ जाती है तो उसको हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज जीडीपी। इसका मतलब ये होता है द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर विद इन अ कंट्री इज कॉल्ड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री। तो इसका मतलब एक से कंट्री में एक साल के अंदर हर एक सेक्टर में कितने फाइनल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हुए हैं उनकी फाइनल वैल्यू को अपन क्या बोलेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलेंगे। तो जीडीपी हमें बताता है कि एक कंट्री की इकोनॉमी कितनी बड़ी है, यानी कि जितनी ज़्यादा जीडीपी, इसका मतलब है उतने ही ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे होंगे। जितने ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे होंगे उतनी ही लोगों के पास में पैसा होगा और उतनी ही कंट्री में ऑफकोर्स अगर प्रोडक्शन सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इसके अंदर आती है प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, कंट्री अमीर होने लगती है, कंट्री के अंदर मनी सर्कुलेशन बढ़ने लगता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगती है। तो ज़्यादा जीडीपी मतलब बताती है कि कंट्री बड़ी है। इंडिया के अंदर जीडीपी मेजर करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री करती है, यानी कि इंडिया के अंदर जीडीपी मेजरमेंट का काम इज डन बाय मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और समझेंगे कि ओवर द इयर्स
कौन से सेक्टर में से सबसे ज़्यादा जीडीपी प्रोडक्शन हुआ है और क्यों हुआ है, क्या रीज़न है, क्या बदलाव आया है सारे सिनारियोज में। तब तक पढ़ते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।